भरोसा जीता जाता है, माँगा नहीं जाता। ये वो दौलत है जिसे पाया जाता है, कमाया नहीं जाता। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वन जंक्शन। तो आज हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं। आइए देखते हैं पहले कि आज के करंट अफेयर्स में क्या-क्या खास बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। किसको अमेरिका देश का पहला टीका लगाया गया? देश के सभी नागरिकों को किस देश के सभी नागरिकों को निःशुल्क वैक्सीन दी जाएगी? दुश्मन की रडार से बच निकलने में भी सक्षम किस युद्धक पोत का जलावतरण किया गया? और अमेरिका ने रूस से खरीद पर किस देश पर प्रतिबंध लगा दिया है? और दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क कहाँ है? और पहले चरण में भारत में लगभग कितने करोड़ लोगों को वैक्सीन देने की योजना भारत सरकार की है? तो आइए देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क भारत के किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का गृह राज्य गुजरात है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी एक परियोजना सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा पार्क की गुजरात के कच्छ ज़िले में, जहां भारत पाकिस्तान सीमा का बॉर्डर है, उसके पास एक गांव है खावड़ा गांव। तो वहां पे इस मेगा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है, जहां से अनुमानित 30 गीगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। यह पार्क सीमावर्ती इलाके में स्थित है, जो सीमा सुरक्षा बल और भारतीय सेना के नियंत्रण में है, और यहाँ नागरिकों का जाना वर्जित है। गुजरात सरकार ने इस विश्व स्तरीय परियोजना के लिए विशाल भूखंड आवंटित किया है। प्रधानमंत्री कच्छ जिले के मांडवी में खारा पानी को स्वच्छ करने के संयंत्र की भी आधारशिला इन्होंने रखी, और जिससे 300 गांवों के करीब 8 लाख लोगों के पीने के साफ पानी की व्यवस्था की जा सकेगी। उन्होंने सरहद डेयरी के 130 करोड़ रुपए लागत के दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की आधारशिला भी रखी। यह संयंत्र सहकारी क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है। इससे प्रतिदिन 2 लाख लीटर दूध का उत्पादन किया जा सकेगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय पहले चरण में लगभग कितने करोड़ लोगों को वैक्सीन देने की योजना बना रहा है? तो पहले चरण में लगभग 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने की योजना बना रहा है। फाइजर, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने अपने अपने वैक्सीन के उपयोग की अनुमति के लिए इमरजेंसी में आवेदन किया है ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया के पास, डीजीसीआई। कोविड-19 वैक्सीन के आपात उपयोग की सरकार से अनुमति मिलते ही टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। सबसे पहले वैक्सीन स्वास्थ्यकर्मी, अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों और 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को दी जाएगी। खाद्य और औषधि प्रशासन एफडीए, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की अनुमति के बाद न्यूयॉर्क में किसको अमेरिका देश का पहला टीका लगाया गया? तो ये हैं सेंड्रा लिंडसे, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो सेंड्रा लिंडसे जो हैं वो अमेरिका के न्यूयॉर्क में आईसीयू की एक नर्स थी, तो उनको ये पहले टीका लगाया गया। फाइजर की कोविड वैक्सीन बायोएनटेक को आपात उपयोग की अनुमति मिलने के बाद ये पहला टीका लगा है, और फाइजर इंक और उसके जर्मन सहयोगी बायोएनटेक की वैक्सीन की शिपमेंट अमेरिका के सभी अस्पतालों में पहुंचनी शुरू हो गई है। किस देश के प्रधानमंत्री ली सियन लुंग ने कहा कि देश के सभी नागरिकों और देश में लंबे समय से रह रहे लोगों को निःशुल्क वैक्सीन दी जाएगी? तो ये पहला देश है सिंगापुर। उन्होंने कहा है कि सभी नागरिकों को, देश के जो नागरिक हैं और जो काफ़ी लंबे समय से देश में रह रहे हैं, उन्हें फ्री में वैक्सीनेशन दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि वैक्सीनेशन विल बी फ्री एंड वॉलंटरी, मतलब टीका लगवाना है या नहीं लगवाना है, ये व्यक्ति विशेष पे निर्भर करेगा। आरंभ में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों, बुजुर्गों और संवेदनशील लोगों के साथ वे स्वयं और अन्य सरकारी अधिकारी टीका लगवाएंगे। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत देश के निवासियों को क्या दिया जाएगा, जो एक हेल्थ अकाउंट की तरह काम करेगा, जिसमें व्यक्ति के स्वास्थ्य से जुड़ी सभी जानकारियां होंगी? तो उन्हें हेल्थ आईडी कार्ड दिया जाएगा। हेल्थ आईडी कार्ड जो है, ये आधार कार्ड और मोबाइल नंबर
के प्रयोग से एक यूनिक कॉम्बिनेशन हेल्थ आईडी कार्ड का बनाया जाएगा, जिसमें आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई तमाम जानकारियाँ होंगी। इस योजना के 6 प्रमुख घटक हैं। पहला स्वास्थ्य पहचान प्रमाण पत्र, दूसरा डिजी डॉक्टर, तीसरा स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री, चौथा व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड, पांचवा ई फार्मेसी और छठा टेलीमेडिसिन। यह हेल्थ आईडी कार्ड स्वैच्छिक होगा, वॉलंटरी होगा और अगर किसी व्यक्ति को हेल्थ आईडी कार्ड नहीं चाहिए, फिर भी उनका उपचार किया जाएगा। इससे रोगियों को अपने स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड को अपनी मर्जी से किसी भी अस्पताल में दिखाने में मदद मिलेगी। इस स्वास्थ्य पहचान पत्र के माध्यम से व्यक्ति की स्वास्थ्य संबंधित सारी जानकारी एक जगह पर मौजूद रहेगी, जिससे चिकित्सकों को इलाज कराने में आसानी होगी। वहीं बिना स्मार्टफोन वाले नागरिकों या दूर दराज के जनजातीय इलाकों में रहने वाले लोगों को यह मिशन सशक्त बनाएगा। साल 2020 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 10वीं पुण्यतिथि पर राष्ट्र उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। तो ये जो है 70वीं पुण्यतिथि है उनकी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। देखिए उनका जन्म जो है 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। इनकी पत्नी का नाम झावेर बा था और इनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को हुई। तो 15 दिसंबर 1950 से 15 दिसंबर 2020, तो 70वीं पुण्यतिथि उनकी मनाई जा रही है। उन्होंने भारत के साथ लगभग 500 से अधिक रजवाड़ों का विलय कराया और इसीलिए 31 अक्टूबर को जब उनका जन्म हुआ था, तो राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। सरदार पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक उपाधि उनको दी जाती है लौह पुरुष की। भारत में किस सूची के आधार पर टीका लगाया जाएगा? तो जैसा कि आकलन है कि भारत में मतदाता सूची के आधार पर टीका लगाया जाएगा और टीका लगाने के बाद 30 मिनट तक जिनको भी टीका लगाया है उनको निगरानी में रखा जाएगा कि उन पर टीका का क्या पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, उनको देखा जाएगा। कोविड-19 टीकाकरण के लिए केंद्र ने नए निर्देशों के तहत हर सत्र में अधिकतम 200 लोगों को ही टीका लगाया जाएगा। भारतीय नौसेना की शक्ति बढ़ाने वाले किस युद्धक पोत का हाल ही में जलावतरण किया गया, जो दुश्मन की रडार से भी बच निकलने में माहिर है? तो इस युद्धक पोत का नाम क्या है? हिमगिरी। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये हिमगिरी है और इसे जलावतरण कर दिया गया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत ने इस युद्धपोत को लॉन्च किया। बंगाल के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE द्वारा प्रोजेक्ट 17A के तहत हिमगिरी का जलावतरण हुआ। प्रोजेक्ट 17A के तहत 3 पोत बनाने का जिम्मा GRSE मतलब गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड वेस्ट बंगाल को ये प्रोजेक्ट दिया गया है और इसमें पहला पोत है ये हिमगिरी। अभी 2 पोत उन्हें और बनाने हैं और बाकी के जो चार युद्धक पोत हैं वो मैगजन डॉक द्वारा बनाए जाएंगे। प्रोजेक्ट 17A जो है वो प्रोजेक्ट 17 शिवालिक युद्धपोतों का नेक्स्ट वर्जन है। किस प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक का हाल ही में बेंगलुरु के प्राइवेट अस्पताल में निधन हो गया? तो ये प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर रोडम नरसिम्हा। प्रोफेसर रोडम नरसिम्हा ने नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के निदेशक और बेंगलुरु में जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र की इंजीनियरिंग इकाई के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। सन 1962 से 1999 तक वह भारतीय विज्ञान संस्थान में एरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर रहे और हल्के लड़ाकू विमान जैसे देश के एरोस्पेस कार्यक्रम में योगदान के लिए उन्हें सन 2013 में भारत के दूसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। किस राज्य में हाल ही में 2000 मिनी क्लिनिक शुरू किए गए हैं? तो ये राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु को टेम्पल स्टेट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ मंदिरों की संख्या बहुत ज़्यादा है। मुख्यमंत्री ई पलनीस्वामी, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये हैं मुख्यमंत्री ई पलनीस्वामी।
इन्होंने चेन्नई में आयोजित एक समारोह में इसका उद्घाटन किया और उन्होंने कहा है कि ये क्लिनिक राज्य के दूर-दराज के इलाकों में भी गरीबों की सहायता करेंगे। हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय कोरोना वायरस लघु फिल्मोत्सव आयोजित किया गया? तो वो राज्य है नई दिल्ली। देखिए, नई दिल्ली में इस इवेंट का ऑर्गेनाइज़ किया गया और उन्होंने कहा इस अंतर्राष्ट्रीय कोरोना वायरस लघु फिल्मोत्सव में 108 देशों की 2800 से अधिक फिल्में भी शामिल की गई। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर, जानी-मानी फिल्म हस्तियां और विभिन्न देशों के राजनयिक, पत्रकार, बुद्धिजीवी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। ये लघु फिल्में कोरोना महामारी के दौरान उपचार, सुरक्षा उपाय और जीवन पर आधारित थी। भारत, ईरान और किस देश के बीच चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग पर त्रिपक्षीय समूह की पहली बैठक वर्चुअल माध्यम से होगी? तो देखिए, भारत, ईरान और उज़्बेकिस्तान के बीच ये वर्चुअल बैठक होने वाली है और ये जो चाबहार बंदरगाह है, इसमें उज़्बेकिस्तान ने ये रुचि दिखाई है कि हम इसको एज़ ए ट्रांज़िट एयरपोर्ट को हिंदी में बोला जाता है पारगमन बंदरगाह, है ना? तो पारगमन बंदरगाह की तरह वो इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। पारगमन बंदरगाह या ट्रांज़िट पोर्ट उसे कहते हैं, उस पोर्ट को कहते हैं जहाँ पे वस्तुओं को एक्चुअली में जाना नहीं होता, वो कुछ समय के लिए वहाँ पे रखी जाती हैं और वहाँ से या तो जल के माध्यम से या रोड के माध्यम से उसे किसी अन्य गंतव्य पर ले जाया जाता है। और उज़्बेकिस्तान के साथ-साथ अन्य मध्य एशियाई देश भी इस बंदरगाह का उपयोग करने में रुचि दिखा रहे हैं। विदाई से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए किस देश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये देश है तुर्की। देखिए, अमेरिका ने जब रूस से तनातनी चल रही थी तो अमेरिका ने ये अनाउंस किया था कि कोई भी रूस से डिफेंस डील नहीं करेगा, लेकिन तुर्की ने फिर भी डिफेंस डील करी और S-400 की खेप मंगाई के लिए ऑर्डर दिया। तो इससे नाराज़ होकर अमेरिका ने तुर्की पर सैंक्शन लगा दिया है। आपको जानना चाहिए कि भारत ने भी अमेरिका की धमकी की, सैंक्शन की जो धमकी थी उसकी बिना परवाह किए हुए भारत ने भी ऑर्डर दिया और लगभग 5 यूनिट के लिए ऑर्डर दिया जिसकी की कुल राशि 5.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ये सौदा था, लेकिन अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध नहीं लगाया। तो देखने ये वाली बात होगी कि अब तुर्की पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्या अमेरिका भारत से भी ऐसा कुछ सैंक्शन लगाता है? देखिए, दुनिया के अन्य देश द काउंटरिंग अमेरिकाज़ एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस एक्ट काटसा जिसको बोलते हैं कि सेक्शन 231 का पालन करते हुए तुर्की पर यह सैंक्शन लगाया गया। तो फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स वीडियो में बस इतना ही और हमारे करंट अफेयर्स का वीडियो रोज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।